हरिओम। हम 12 राशि और राशियों से होने वाली हेल्थ डिसीज, शरीर के रोग और कौन-कौन सी राशि कौन-कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है और राशि बिगड़ने से हमें कौन-कौन से रोग हो सकते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों की गिनती हुई है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि और 12 राशि के मालिक और 12 राशि के कारक, ये फिक्स है। ये बिल्कुल फिक्स है। 12 के 12 राशियों के कारक भी फिक्स है और 12 के 12 राशियों के मालिक भी फिक्स है। चेंज कौन होते हैं? उसी 12 राशियों में से कोई कोई राशि में कोई ग्रह उच्च का भी होता है, कोई कोई राशि में कोई ग्रह नीच का भी होता है। ऐसा है, सभी ग्रह में, सभी राशियों में सब ग्रह उच्च नीच के हो वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि राशि की अपनी-अपनी स्वभाव के अनुसार प्रत्येक उस राशि में आकर रुकने वाले ग्रहों को शुभत्व और अशुभत्व मिलता रहता है। एग्जाम्पल कुछ ले लेंगे, वैसे तो आप जानते हो, फिर भी थोड़ा एग्जाम्पल लेना जरूरी है। जैसे कि मेष राशि, मेष राशि में सूर्य उच्च का होगा तो साथ में शनि नीच का होगा, शनि को नीचत्व मिलेगा। अब उसका कारण हम आज समझेंगे, कारण के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है, वो रीजन को खोलना और उसको जानना बहुत जरूरी होता है। मेष राशि ऐसी क्या है कि जिसके अंदर सूर्य उच्च का होगा और शनि नीच का होगा? कुछ तो उसके तत्व में होगा ना, दम होगा ना। वो ऐसा क्या फलादेश है कि सूर्य मेष में जाते ही उच्चत्व पा लेता है? उच्चत्व का मतलब है, जैसे कि मैं जो जो ऐसे हिल स्टेशन पे जाऊं जहां मुझे सबसे बढ़िया लगे, सबसे बढ़िया, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, मैं बिल्कुल बहुत दिनों तक वहां रहने पर भी बीमार ना हो, मैं बहुत एंजॉय करूं, मैं बहुत फ्रेश फील करूं और मैं वो हिल स्टेशन पे बार बार जाऊं, बार बार जाऊं। आपको, हम बंबई वाले रहने वाले को मालूम है, लोनावला, महाबलेश्वर, आसपास के जितने भी हिल स्टेशन है, उसमें से कुछ कुछ हिल स्टेशन ऐसे होते हैं कि जहां हम बार 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 जाना चाहते हैं। और ऐसा कोई कोई तो ऐसा हिल स्टेशन बन जाता है कि 1 साल हुआ नहीं और चलो यहाँ 2 दिन बस फ्रेश होके आ जाओ। ऐसी होती है ग्रह की उच्च राशि। तो मेष राशि में आते ही सूर्य उच्चत्व प्राप्त करता है, क्योंकि मेष राशि खुद अग्नि तत्व की है, सूर्य भी अग्नि तत्व का है। मेष राशि मूविंग है, चर है, सूर्य भी चर है। ये आपको कभी भी सूर्य रुका हुआ नहीं मिलेगा। अगर सुबह उदित हो रहा है तो शाम तक तो 12 घंटे में तो वो पूर्व से पश्चिम में पहुंच जाएगा। पूर्व से तो वो उगा है और पश्चिम में अस्त भी हो गया शाम 12 घंटे के अंदर। वो बिल्कुल भी अटकता नहीं, इसलिए उसको चलता फिरता आग का गोला माना गया है। सूर्य को चलता फिरता आग का गोला माना है और मेष राशि भी चलती फिरती आग का गोला ही है। अग्नि तत्व है, चर है, मूविंग है। सूर्य भी अग्नि तत्व है, चर है, मूविंग है। इसी कारण से सूर्य को मेष राशि में उच्चत्व मिलता है। यहाँ शनि नीच हो जाता है। अब शनि नीच क्यों होता है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। शनि ग्रह के ऊपर -250 डिग्री सेल्सियस बर्फ है। -250। हमारे फ्रीज में तो आपको पता होगा -15, उससे ज्यादा तो माइनस होता नहीं फ्रीज में। फ्रीजर का टेम्परेचर -15 होता है, -15 बस, या 20 ज्यादा से ज्यादा। 15-20 में फ्रीज में 10 मिनट में रखी हुआ पानी बर्फ बन जाता है, तो -250 का कभी भी बर्फ पिघलेगा? पिघलेगा, पिघल सकता है? नहीं पिघल सकता। तो ये मेष राशि से कंप्लीट विपरीत प्रकृति हो गई। मेष राशि है चलता फिरता आग का गोला और शनि है
स्थाई परमानेंट -250 डिग्री सेल्सियस का बर्फ। अब शनि जब अपने इतने सारे -250 डिग्री घन 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 कक्षा का बर्फ जो कभी नहीं पिघलने वाला, उसको लेके मेष राशि में प्रवेश करेगा और वहां पे वो 2.5 साल रहेगा। आप सोचो क्या वो कंफर्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मेष राशि में जाके 2.5 साल रहना, अग्नि में जाके जलते हुए अग्नि में बर्फ को डालना, ना बर्फ पिघलने वाला है ना अग्नि कम होने वाली है। ये तो तत्व है। तत्व कभी भी खत्म नहीं होता। आज ये पहले मुद्दा ये जान लो। ब्रह्मांड में जितने भी तत्व है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, ये पांचों महाभूत, 5 तत्व, जो 5 महाभूत है, और छठा है हम हरते फिरते चलते वाली आत्माएं। आत्मा भी एक आत्म तत्व है। आत्मा भी आत्म तत्व है। तो ये सारी जो 6 द्रव्य, षड द्रव्य उसको बोला जाता है, ये 6 द्रव्य जो पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। परमाणु मतलब परमाणु, न्यूट्रॉन प्लूटोन आप जानते हो ना, उसके डिवीजन होते हैं, है ना। परमाणु होते हैं, अणु परमाणु, गुजराती में हम उसको बोलेंगे अणु परमाणु और इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रॉन प्लूटोन। तो ये परमाणु मतलब हमारे ही पंचमहाभूत, कोई अलग नहीं है वो। हमारे जो भी पंचमहाभूत है वही ये पांचों तत्व है। पांचों तत्व क्या है? और देखो आज एक कपल आया है सुनने के लिए, कितने सालों के बाद मुहूर्त निकाल के। ध्यान जा रहा है सबका? वही पांचों तत्व, 5 तत्व को हम पंच महाभूत के नाम से ही जानते हैं, और यही पांचों तत्व इस ब्रह्मांड में ठसोठस भरे हुए, बहुत मात्रा में भरे हुए। हम आपको सिर्फ यही समझना है, अग्नि तत्व कभी जल में मिश्रित नहीं होता है, जल तत्व कभी पृथ्वी में मिश्रित नहीं होगा, पृथ्वी तत्व कभी भी वायु में मिश्रित नहीं होगा। तत्व कभी भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो सकते। तत्व कभी भी एक दूसरे में काटेंगे भी नहीं, एक दूसरे को खत्म भी नहीं कर सकते। हमारे इसी ये पंच महाभूत शरीर के अंदर अग्नि भी है, पानी भी है। आप कितना भी पानी डालो, आपका जठराग्नि कभी भी प्रदीप्त ही रहेगा, हमेशा प्रदीप्त रहेगा, कभी भी ठंडा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। आप कितना भी पानी अंदर डालो, आप कितना भी बर्फ या ठंडा पियो, आपका जठराग्नि कभी भी ठंडा बुझेगा नहीं। तो एक चीज कंफर्म है, ये मान लो कि को कभी भी तत्व चेंज नहीं होते। अग्नि कभी पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी वायु नहीं होगा, वायु वनस्पति नहीं होगा, वनस्पति जल नहीं होगा, जल कभी आकाश नहीं होगा। ये कभी भी बदलेगा नहीं और ये कभी खत्म भी नहीं होंगे, ये कभी खत्म भी नहीं हो। अब हमें अपने टॉपिक पे आते हैं कि -250 डिग्री सेल्सियस जो घन घन स्वरूप में बर्फ है, जो कंप्लीटली जल अपना जल तत्व है। अब ये जल तत्व जब अग्नि तत्व की राशि में जा रहा है, जाकर 2.5 साल रहने वाला है, तो ना वो अग्नि को खत्म करेगा, ना अग्नि जल को खत्म करेगा, लेकिन दोनों की कंफर्टेबिलिटी में बहुत फर्क आ जाएगा, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। दोनों अपनी कंसिस्टेंसी को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, दोनों कंफर्टेबली फील नहीं करेंगे। आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। इस प्रकार से शनि मेष राशि में जाते ही नीचत्व प्राप्त करता है। यही कारण कि शनि मेष में जाएगा तो नीचत्व हो जाएगा, क्योंकि नीच का हो जाएगा, वो नीच अपना फल नहीं दे पाएगा, अपना फल देने में उसको दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। और मेष राशि में सूर्य जाएगा तो डबल प्रज्वलित हो जाएगा, अग्नि अग्नि डबल, चर चर डबल।
है ना? है ना? ठीक है? तो इसीलिए मेष राशि में ये रिज़ल्ट आता है। अब मेष राशि में स्वगृह ही है मंगल। मंगल इसमें स्वगृह ही होता है। ये मंगल की राशि है, तो मंगल खुद भी चर है, मंगल खुद भी सेनापति है, चर है, फास्ट है, मूविंग है, हथियार है, उसके साथ अग्नि तत्व का भी है, उसके साथ वो सेनापति भी है, अग्रेसरता, लड़ना, लड़ाई, ये सारा मंगल का स्वभाव है। यही सारा स्वभाव सूर्य का भी, यही सारा स्वभाव मेष राशि का भी। मेष राशि का अर्थ आपको सिंबल भी समझना है, महिष, पाड़ा। जो पाड़ा अगर दिमाग घुमा दे ना अपना, उसको गुस्सा आ जाए ना, तो वो सिंह का भी पेट फाड़ देता है अपने सिंग से। हम जंगली भैंसा और जंगली पाड़ा मानेंगे उसको। इसीलिए मेष राशि में जाते ही सूर्य उच्चत्व प्राप्त करेगा। अब हम अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मेष राशि आई फर्स्ट, नैसर्गिक फर्स्ट हाउस की राशि, नैसर्गिक पहले नंबर की राशि, और फर्स्ट हाउस में काल पुरुष का मस्तिष्क आता है, पूरा आपका चेहरे का एरिया, माथा और ऊपर का ब्रेन, या हमारा बड़ा ब्रेन, चेहरा, प्रभाव, हम ये सब कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको 4-5 चीज याद दिलाने के लिए ही बता रही हूँ। ठीक है? आप ये जानते हो। आपका चेहरा, आपकी प्रकृति, आपका प्रभाव, ये सारी चीज आपको मेष राशि में मिलेगी। तो हमारा ब्रेन जो पावरफुली वर्क करता है, 1 मिनट में वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हो, तो आपको 100 प्रकार के रास्ते आपका ब्रेन बता देगा। फास्ट 1 सेकंड में आपके सामने 100 जितने ऑप्शंस खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। ये सारा, और ब्रेन जो आपके हमारे पूरे शरीर का जंक्शन है, जो उसको कमांड देता है, जो उसको मूविंग देता है, जो उसको मूवमेंट भी कराता है, और सारा हम जो खाते पीते हैं वो सारा 75 से ज्यादा प्रतिशत, 17, और या किसी किसी का ब्रेन 75 भी खा लेता है। वैसे तो 70, लेकिन अगर किसी किसी का मान लो कि उसका बाकी के ऑर्गन थोड़े वीक है, तो ब्रेन ज्यादा पावरफुल है, तो सारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेन खींच लेगा। तो इस प्रकार से ब्रेन चर है, अग्नि तत्व चर है, अग्नि तत्व का है, और फर्स्ट हाउस मतलब आपका माथा, मस्तिष्क, और फर्स्ट हाउस मतलब हमारा शरीर, शरीर का कारक भी सूर्य है, आपको पता है। तो आप ये देखो, मेष राशि में सूर्य और मंगल दुगुने काम कर रहे हैं, डबल डबल काम कर रहे हैं। मेष राशि उसका मालिक मंगल, मेष राशि उसका कारक सूर्य, और आपका ब्रेन और उसका भी कारक है सूर्य। और ये दोनों, ये राशि में एक उच्च का होता है, एक स्वगृही होता है। तो नेचुरली है कि उसको ये राशि फेवर करेगी ही करेगी। मंगल को भी बहुत फेवर करेगी, सूर्य को भी बहुत फेवर करेगी। ठीक है? तो मंगल और सूर्य इस प्रकार से मेष राशि में प्रबल होते हैं, और मंगल और सूर्य दोनों का शत्रु शनि है। अब शनि को यहाँ कितनी मार पड़ी? पहले तो वो राशिपति का शत्रु हुआ, दूसरा यहाँ जो उच्च का हो रहा है वहां उसका भी ये शत्रु हुआ, तीसरा ये राशि खुद उसके लिए विपरीत तत्व की हो गई, चौथा ये राशि चर, सूर्य चर, मंगल चर, तीनों के तीनों चर, और ऊपर से शनि बिल्कुल स्टेबल, सबसे सबसे स्लो ग्रह होगा पूरे ये 7 ग्रह में से, तो वो है शनि। सूर्य जो रोज 1 डिग्री चलेगा, रोज 1 डिग्री, रोज 1 डिग्री। सूर्य को 30 डिग्री चलने में सिर्फ 1 साल लगता है, शनि को वही 30 डिग्री पूरी करने में 30 साल लगता है। आप सोचो, 30 गुना ज्यादा सूर्य चर है और शनि स्थिर है, 30 गुना। कहाँ से उसको यहाँ पे फेवर मिल सकता है? शनि को फेवर मिलेगा ही नहीं। यही कारण है यहाँ शनि नीच का होता है। अब हमें ये सोचना है कि अगर मेष राशि, या अगर फर्स्ट हाउस मेष मेष राशि से संबंधित है, और यहाँ पर आकर अगर शनि बैठ गया,
तो आपको वो क्या फल देगा? अब आपको फल निकालना ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि मेष लग्न है और मेष लग्न में शनि अगर बैठा हुआ है, तो आप सीधा हिसाब करोगे कि भई अग्नि तत्व में जाकर शनि का बैठ जाना, सबसे पहला तो ये माइनस। दूसरा, उच्च की राशि की जगह शनि अपनी नीच राशि में जाकर बैठ गया, तो शनि और डबल माइनस। अगर जितना-जितना शनि माइनस, उतना-उतना लग्न माइनस, उतना-उतना आपका ब्रेन, आपकी शरीर की शक्ति, आपकी विचार की शक्ति, आपके कार्य को करने की पद्धति, ये सब में ये माइनस रिजल्ट देना शुरू कर देगी। आपको सिर्फ फलादेश में एक बात पर फोकस करना है, अगर ग्रह कंफर्टेबल है, अगर ग्रह वहाँ पे बैठी हुई राशि से वो ग्रह कंफर्टेबल फील करेगा, तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर ग्रह कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो वो अपना अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। हर एक व्यक्ति की कंफर्टेबिलिटी पे ही वो काम करता है। आपको आपके ऑफिस में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा है, आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, आपको जब जो-जो चाहिए, जो-जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो भी आपको प्रोवाइड ना कर दी जाए। आपको 30 गुना काम दे दिया जाए 1 दिन में ही। प्रत्येक दिन आपको 30 गुना काम दे दिया जाए, आप कंफर्टेबल फील करोगे क्या? नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से शनि मेष राशि में बिल्कुल स्लो है, वो कोई भी एक राशि में 30 साल रहता है, और मेष राशिचर है, वो अगर उसको इतना फास्ट काम दे दे, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो आप इस प्रकार से कंफर्टेबल ग्रह को फ़ील कराएँगे, बराबर? अब हम आएँगे दूसरी राशि पे, दूसरी राशि है वृषभ, सेकंड राशि है वृषभ, जो है हमारा ये ईएनटी और हमारा स्मॉल ब्रेन। अब आपको वृषभ राशि में समझना है कि दूसरे भाव का कारक कौन है? दूसरे भाव का कारक है गुरु, और यहाँ का मालिक, नैसर्गिक मालिक हो गया शुक्र। यहाँ आपकी जो भी राशि लग्न आएगी, उसमें राशि बदल सकती है, लेकिन कारक कभी भी नहीं बदलेगा, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ उच्च का हो रहा है, वृषभ राशि में उच्च उच्च का एक ही ग्रह होता है, वो है चंद्र, और ये राशि में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता। कुछ-कुछ राशियाँ इतनी अलग किस्म की होती है, वो सबके लिए कंफर्टेबली होती। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह नीच नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये राशि बाकी सभी दूसरे भी ग्रहों को बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराती है। ठीक है? तो वृषभ राशि के ज़ोन में कोई भी अगर वृषभ लग्न है, तो आपको समझना है कि आपको जो ग्रह माइनस नीच का हो जाए ना, गोचर में भी या नीच का ग्रह आए ना, वो अनकंफर्टेबल फील ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाला जातक हमेशा आपको खुशनुमा मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा हैप्पी, हमेशा खुश, हमेशा एन्जॉय के बीच ही वो मिलेगा। कैसे भी संजोगों में आप उसके चेहरे पे हँसी, स्माइल देखोगे ही देखोगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रह आके अपने अपने आप को कभी भी नीचत्व फ़ील करेगा ही नहीं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे जो आपका ईएनटी का पोर्शन है, आँख, नाक, कान, गला, और आपका आपका स्पेशली हम आपका ब्रेन का जो फंक्शंस है वो, और ईएनटी का जो फंक्शन है वो, ये सारी चीज़ें आपके वृषभ राशि के मालिक शुक्र, और उसी में जो आपका जो कारक ग्रह है वो है गुरु। इसके साथ उसका संबंध होता है। इसके साथ जब ये संबंध करेगा, तो वो क्या फल देगा, ये हमें अभी जानना है कि अगर वृषभ राशि में अगर ये सारे ग्रहों का संबंध हो गया, पॉजिटिव ग्रहों का संबंध हो गया, तो आपको क्या मिल सकता है। यही कारण है कि वसुदैव कुटुंबकम, वृषभ राशि जो दूसरे स्थान में है, कुटुंब को ही
पूरा अपना कुटुंब उसके लिए, पूरी धरती उसके लिए अपना कुटुंब होती है। वो पूरी पृथ्वी, वसुदैव कुटुंब, वो पूरे-पूरे पृथ्वी को ही अपना कुटुंब समझती है। बराबर? अब आपको हम ये देखेंगे कि हमारे आँख, नाक और कान के फंक्शंस और हमारी खोपड़ी के पीछे का भाग। खोपड़ी के पीछे का भाग ये स्थान में आता है और ये स्थान पर ये सारी चीज़ आने के लिए आपको कभी भी अगर कोई ये आप देखो ये राशि ही स्थिर बताई गई है। नैसर्गिक रूप से ये राशि स्थिर है। तो आपका जो ये ईएनटी का फंक्शंस है या ये सारी चीजें हैं, अगर ये चर हो जाए ना, फास्ट हो जाए ना, तो आप किसी भी एक निर्णय के ऊपर स्टेबल रह ही नहीं पाओगे। आप अपनी जिंदगी में जितने भी निर्णय लो या कोई लंबे समय का कार्य हो, वो कार्य स्टेबल होके नहीं कर पाओगे। अगर ये वृषभ राशि यहाँ या कोई और स्थिर राशि या द्विसभव राशि नहीं है तो। यहाँ चर राशि आने से आपकी सारी एक्टिविटी चर हो जाएगी। इसीलिए बाय ये हम कहेंगे कि बाय ये नेचर ने ही हमारे लिए फोर्सिबली सेकंड हाउस में स्थिर राशि दे दी है ना? आपको अगर नैसर्गिक रूप से अगर कोई बोले कि भई मेरा माथा दुख रहा है या ये दुख रहा है या ये मुझे तकलीफ हो रही है, आपको तुरंत समझना है कि अभी जो वृषभ राशि में से जो ग्रह जा रहे हैं ना, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। जैसे कि आपने ये जाना होगा, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि वृषभ राशि में राहु के चले जाने से अब कोरोना के सभी ग्रहों की इमीडिएट असर अभी आपके ईएनटी और चक्कर आना और सेंस चली जाना, आपको कान, नाक और आंखों के ऊपर ही उसका सारा नेगेटिव जो मदार है वो चला गया है। जो पहले लंग्स और फेफड़ा था वो तो होगा ही होगा, क्योंकि लंग्स और फेफड़ा वो 1.5 साल राहु वहां रहकर गया है और अभी भी वहां पर उसके ऊपर इसकी दृष्टि, प्लूटो की दृष्टि जारी। अभी भी आपके 9वें स्थान में नैसर्गिक 9वीं स्थान में 9 नंबर के स्थान में राशि में प्लूटो है और वो 3 नंबर की राशि को देख रहा है। तो ना आपके प्लूटो की और वो आप अभी आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा पहली, दूसरी, तीसरी तीनों राशि बिगड़ गई। थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो। 1 नंबर की राशि जिसमें हर्षल है, 2 नंबर की राशि जिसमें राहु है और 3 नंबर की राशि जहां पे प्लूटो देख रहा है। बराबर ठीक से ऐसे ही सामने आओ, 7 नंबर की राशि उसके ऊपर राहु देख रहा है। 8 नंबर की राशि जहां केतु बैठा हुआ है। 8 नंबर की 7 नंबर की राशि जिसे हर्षल देख रहा है। 8 नंबर की राशि जिसपे केतु बैठा हुआ है और 9 नंबर की राशि जहां पे प्लूटो बैठा हुआ। वो तो जाएगा, अगर मकर में जाएगा तो भी वो वापस प्लूटो आने ही वाला है 2-3 महीने में। तो हमें यही समझना है कि आपके 1, 2, 3 और 7, 8, 9 6 राशि, 12 में से 6 राशि अभी अशुभ ग्रह के कंप्लीट प्रभाव में आ चुकी है। कंप्लीट आ चुकी। अब उसमें एक और राशि बढ़ा लो आप, 4 और 10 नंबर। 4 नंबर पे गुरु की दृष्टि, नीच के गुरु की दृष्टि और 10 नंबर पे गुरु की स्थिति। ये गोचर की स्थिति है। अब ये सोचो कि अगर ऐसे गोचर की स्थिति होगी तो 4 और 4 8 राशि और गुरु तो और 2 को देखेगा। 10 राशि, 12 में से 10 राशि तो बिगड़ी हुई पड़ी है। 12 में से 9 राशि, 10 नहीं 9 राशि कंप्लीटली बिगड़ी हुई है। क्या फल देगी वो? क्या रिजल्ट आएगा आप सोचो? और ये तो लंबे समय तक, कम से कम 1.5 साल। 1 साल तक ना गुरु यहाँ से हटेगा, निकलने के बाद वापस वो वक्री होगा तो 1.5 साल तो आप पकड़ के चलो ही चलो। गुरु 1.5 साल रहेगा, राहु केतु 1.5 साल रहेंगे, हर्षल भी अभी भी 1.5-2 साल रहने वाला है और प्लूटो भी अभी तो 3-4 साल रहने वाला है। ऐसी स्थिति में कहाँ से दुनिया सरवाइव हो पाएगी? वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चला है।
कोई एक कंट्री के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेडिकली है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेडिकली आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रोग और रोग से मृत्यु का आ रहा है। सारे के सारे प्रसाधन रोग और उसकी सॉल्यूशन ढूंढने में नाकाम हो गए। वर्ल्ड के कितने भी वेल डेवलप कंट्री हो, सब के सब नाकाम हो गए। यही कारण है इतने सारे ग्रहों की दृष्टि और हाजिरी, दृष्टि और स्थिति बहुत ही बुरी तरह से पूरे 12 भावों को पकड़कर बैठी है। हमें ये समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें चंद्र उच्च का हो रहा है, बाकी कोई ग्रह का कोई दूसरा फल नहीं है। बराबर। अब आओ आप मिथुन राशि पे। मिथुन राशि का अमल दाया और बाया हाथ, दोनों हाथ को आपको समझना है। हाथ का मतलब आपके शोल्डर, क्योंकि काल पुरुष में तो आपका पूरा ये गले से लेके आपके फेफड़े तक का पूरा जो भाग है वो यहाँ पे आता है काल पुरुष के अवयव में। तो दोनों हाथ यहाँ पे आ जाएंगे, मिथुन में आ जाएंगे। आपकी थाइमस ग्लैंड, फेफड़े, कंधा, ये रीढ़ की हड्डी, ये रिब केज और फेफड़े का भी पूरा पूरा हमारा केज। हाँ, और ये रिब्स यहाँ की जो हम बोलते हैं ना, इसको ऐसे हिंदी में इसको खास क्या कहेंगे, याद नहीं आएगा अभी। ठीक है, हाँ, कॉलर बोन तो इंग्लिश में मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा है। ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये जो हमारी ये जो दोनों हड्डियां हैं वो भी थर्ड हाउस में जाएगी। आपके शोल्डर थर्ड हाउस में जाएंगे, आपके फेफड़े का केज वो भी थर्ड हाउस में ही जाएगा। तो ये जो सारा एरिया है वो एरिया और सब उसके उसी के ऊपर अभी तक ये कोरोना की दृष्टि, कोरोना की इफेक्ट थी। अब वो इफेक्ट अब ऊपर के भी लेवल के अवयव में आ गई है। ठीक है, तो अब थर्ड हाउस में ये सब आ रहा है। थाइमस ग्लैंड आ रही है, हमारी थाइमस ग्लैंड। सेकेंड हाउस में थायराइड ग्लैंड थी, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आ गई। थाइमस ग्लैंड को दो लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड होती है हमारी। तो उससे जो वो ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे गले के अंदर यहाँ पे उसकी सर्जरी होती है। और वो जो ग्लैंड है वो छोटी सी द्राक्ष के जितनी होगी, इतनी छोटी, जो लाल रंग की द्राक्ष होती है ना, सूखी, सूखे मेवे की, उतनी छोटी सी दो ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पे गले में, अपनी जो ये दो रिब केज है ना वहीं पे। तो वो ग्लैंड बड़ी जामुन जैसी हो जाए तो हमें समझना है 350 गुनी वो उसमें माइनस पॉइंट बढ़ जाता है। उसका कुछ मेडिकल में पॉइंट आते हैं, जैसे हम ये परसेंटेज और सब हमारे जो रिपोर्ट आते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट, उसी में अगर वो 350 उसका पावर हो गया, 350 तक उसका पहुंच गया, तो उसको हटाना ही पड़ता है। उसको बोला जाता है कि अब ये ट्यूमर बन गया, अब ये ग्लैंड ट्यूमर बन गई है और फिर वो ग्लैंड को निकालना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग ये समझते हैं थायराइड है और हम उसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं। जिनको जिनको भी थायराइड होता है ना, दवाई वो ठीक से लेते हैं, ना वो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और 6 7 8 9 तक पहुंच जाता है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर थायराइड को आपने निग्लेक्ट किया और टाइम से दवाई नहीं ली तो उसमें से आपको ये रोग होते हुए जरा भी देर नहीं लगेगी। आपकी थायराइड ग्लैंड अगर ट्यूमर में चली गई तो उसको आपकी बॉडी से हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे हम चले। ये थायराइड रोग का नाम है और ग्लैंड्स का नाम है थाइमस। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ से और रोग भी आते हैं, उसको भी हम समझेंगे। फ्लू रसी, मतलब जो फेफड़े में रसी बन जाए, जो न्यूमोनिया हो जाए और अंदर रसी बन जाए। जो लंग्स कैंसर, बाद में धीरे धीरे वो लंग्स कैंसर में तब्दील हो जाता है। उसके बाद है दूसरा जो फेफड़े के लिए होता है, वो है हैवी न्यूमोनिया, जो पैचिस बना देता है, लंग्स के अंदर पैचिस बना देता है। हैवी न्यूमोनिया से भी वो लिम्फोसाइटो जो नाम था ना, वो लंग्स कैंसर का, वो होने में देर नहीं लगती। उसके बाद दमा, श्वास,
जो भी हम ये जो ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, उसकी गाँठें, टीबी की गाँठें। टीबी की गाँठें आपके गले में है, तो आपको समझना है कि ये सेकंड स्टेज का आ गया क्योरेबल। यहाँ गले में पीछे कान के पीछे है, तो वो फर्स्ट स्टेज की ही है। आपको ऐसे हाथ घुमाने से भी मिलती है। अगर फर्स्ट स्टेज का टीबी हो ना, तो आपको यहाँ हाथ घुमाने से भी वो गाँठ हाथ में आती है। उसको फर्स्ट स्टेज से ही नाबूद करनी चाहिए। फिर यहाँ गले में हो जाएगी, जिसको कंठमाल बोला जाता है। हमारे पहले के समय में ये सारे रोगों का नाम था कंठमाल। दरवाजा बंद कीजिए। उसका नाम था कंठमाल, जो यह गले के अंदर माला की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गांठ की लाइन हो जाती। उसके बाद ये कंठमाल के बाद जब वो ये सेकंड स्टेज का है, जब वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, शुरुआती स्टेज उसका बोला गया है, वो है लंग्स के बीच में, लंग्स के अंदर के भाग में गांठ का बनना, ट्यूमर का बनना। वो ट्यूमर कितनी साइज का है, छोटी बड़ी कितनी साइज का है, उसके ऊपर से टीबी का रेशियो आता है। अगर तुरंत ही मालूम पड़ जाए, जैसे ही आपके चेस्ट में वो गांठ बन गई या बनना शुरू हो गई, तो तभी आपको ज्यादा मात्रा में बुखार के साथ वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर टीबी वाली व्यक्ति को वजन के साथ वजन भी कम करना, बुखार उसको उतरे नहीं, बार बार आता रहे, कुछ दिन तक 7-8 दिन तक आपका बुखार हो और आपका वजन उतरना शुरू हो जाए, ये 2 सिम्टम्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे ही ये 2 सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाए, आपको इमीडिएट आपके चेस्ट का एक्सरे और खांसी, तीनों, खांसी तो आती ही आती, इसमें खांसी तो रहेगी ही रहेगी। शुरू से ही गले में होगा, तब से बुखार तो थोड़ा थोड़ा तब से शुरू हो जाएगा, लेकिन वजन कम होना इतने में नहीं होता है। वजन ज्यादा कम होना, उसके बाद तो थर्ड स्टेज में पहुंच गया और वो अगर आपका 15 दिन निकल गया, तो अब समझ लो कि अब उसमें से बाहर आना मुमकिन नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो अब तक हमें यही रोग होते थे, ट्यूबरक्लोसिस होता था, उससे लोग मरते थे। उसके बाद न्यूमोनिया आया, फेफड़े का कैंसर आया, उससे लोग मरने लगे। वो तो किसी किसी को ही होता था, लेकिन अब जो ये कोरोना आया है, वो तो किसी को भी हो सकता है, किसी को भी। और ये कोई कैंसर वेंसर तो है ही नहीं कि गांठ हुई और मरे। ये तो आपके अंदर की इम्यूनिटी है कि ये जर्म्स आपकी बॉडी में आ गए, आपकी इम्यूनिटी उसको कैसे, ठीक है। तो ये है टीबी और थर्ड हाउस और उससे रिलेटेड होने वाले रोगों की आपको लिस्ट। अब यहाँ से एक चीज और हमें देखनी है, जो चीज दो जगह, दो भावों से जुड़ी है, तीसरे से भी और चौथे से भी, वो है हमारी अन्न नली और स्वर नली। स्वर नली और अन्न नली जो दूसरे और तीसरे से जुड़ी हुई है, श्वास नली जिससे हम ब्रीदिंग लेते हैं, वो तीसरे और चौथे से जुड़ी हुई, उसका जंक्शन चौथे तक जाता है सांसों का। आप सांस लेते हो, क्योंकि सांस की वजह से ही हमारे फेफड़े फूलते हैं। अगर आप सांस नहीं ले पाए या सांस लेने में ही दिक्कत शुरू हो गई, तो आपके फेफड़े फूलना ही बंद हो जाएंगे। ये कोरोना में यही हो रहा है। आप सांस लेने जाते हो तो ले नहीं पाते हो, नहीं ले पाते हो, इसलिए आपको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। और ऑक्सीजन चढ़ाने की बारी आ गई, तो समझ लो कि अब आपको आपके लंग्स ने काम करना कम कर दिया, उससे बहुत कम कर दिया। तभी आपको ये ऑक्सीजन और ये सब लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किसी को भी, इसीलिए ये जो कोरोना का जो अभी जो रोग हुआ है, उसमें आपको लगे कि थोड़े से शुरू के ही सिम्टम्स आ गए हैं, तो तुरंत उसका इलाज और ये डॉक्टर के पास जाना आप शुरू कर दो। उसमें आपको देरी नहीं करनी, 4 दिन भी नहीं निकालना, 5वां दिन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके सिम्टम्स पहले ही दिन से दिखते ही हैं, या चक्कर आएगा, या आपको कोई स्मेल चली जाएगी, या स्वाद चला जाएगा, या खाने का मन नहीं करेगा, या बुखार आएगा। बस ये इनमें से एक ना एक तो सिम्टम्स आपको आना ही आना। आगे चले, अब चौथा स्थान जो हमारा कर्क राशि है, कर्क राशि में उच्च का ग्रह होता है गुरु। मिथुन का रह गया है ना उच्च नीच। चलो मिथुन की बात कर ले। मिथुन में कोई भी ग्रह उच्च का भी नहीं है, कोई भी ग्रह नीच का भी। मिथुन एक ऐसी राशि है जो वृषभ राशि की तरह ही किसी को भी माइनस रिजल्ट नहीं देती।
हाँ, लेकिन पॉज़िटिव भी नहीं देती। वृषभ में वो एक फैक्टर अलग है कि उसमें चंद्र उच्च का हो जाता है और चंद्र ही हमारा मन है, चंद्र का उच्च होना तो बहुत अच्छी बात। नहीं, नहीं, राहु को ऊँच-नीच हम नहीं मानेंगे। देखो, अभी आज एक बात मैं क्लैरिटी आपको बता दूँ, राहु को जिसको अपना खुद का ही घर नहीं है, क्योंकि राहु ये 9 ग्रहों की 7 ग्रहों की श्रृंखला में बहुत बाद में एंट्री ली उसने। राहु ने बहुत बाद मतलब आपके आप अगर देखने जाओगे ना, तो सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग। तो द्वापर युग के बाद ही तो राहु आया है। उससे पहले तो राहु था ही नहीं। राहु ने बहुत पीछे से एंट्री ली और उसको शुभ ग्रह माना ही नहीं। उसको सत्व मतलब जो भी 7 ग्रह जो मूल रूप से शुद्ध है, उसमें राहु का नंबर नहीं आता है। और आप ये देखो कि 12 राशि होने के बावजूद भी 7 ग्रहों को ही 12 राशि दी गई है मालिक की। ये हम जानते हैं, है ना? ये हम जानते हैं। अच्छा, राहु केतु पहले तो थे ही, ऐसा तो है नहीं कि उनका नाम पीछे से आया। आकाश में पहले तो थे ही राहु केतु। राहु केतु तो जब सूर्य चंद्र मंगल है, 88 ग्रह एक साथ में ही है कि नहीं? है। तो वो 88 ग्रहों में से भी तो कर्क राशि से एक और बात जुड़ी हुई है, कर्क और मिथुन के बीच में। कर्क और मिथुन से जुड़ा हुआ एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है हार्ट, हृदय। आपको ये देखना है, ये सोचना है कि हृदय का जंक्शन तीसरा और चौथा भाव आता है। हृदय आपको खाली चौथे भाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी हवा आप ले रहे हो, हृदय आपको पता है ऐसे ही खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। अगर आपने कभी देखा हो आईसीयू में अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे हो या पहले तो ऐसे बलून की तरह हृदय खुलता था, बंद होता था। अगर आपका हृदय मशीन के थ्रू चले तो मशीन में एक ऐसी बलून खुलता है और बंद होता है, आपको पता होगा। जब भी हम ब्रीद इन लेते हैं, हमारा हृदय 1 घंटे में, इसको धड़कना कहा जाता है, खुल ऐसे ही संकुचित होना, फूलना, बंद होना, फूलना, बंद होना, फूलना, बंद होना, फूलना। वो 1 मिनट में कम से कम 70 से 90 बार नॉर्मल हृदय खुलता है, बंद होता है, ब्रीदिंग के वक़्त। तो ब्रीदिंग जो आप लेते हो, साँस लेते हो, वो नाक से लेते हो, वो है तीसरा भाव। और हृदय का फंक्शन नीचे हो रहा है चौथे भाव। बात क्लियर हो रही है? तो हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो तीसरे और चौथे के जंक्शन में बैठा है। तो जैसे ही धमनी और शिरा और हृदय की 4 केबिन, और चारों केबिन में एक में इम्प्योर ब्लड जाएगा प्योर होने के लिए, और प्योर होकर वो नीचे के दरवाजे से बाहर निकलेगा, तो चारों केबिन के जो दरवाजे हैं उनको वाल्व कहा गया है। वाल्व का फंक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको देती हूँ, बहुत बड़ा क्लू है ये। अगर किसी के दांतों का पायोरिया हो जाए ना, दांत सड़े या पायोरिया हो जाए, जिसके बोलने से भी उसके मुंह से थोड़ी बहुत दुर्गंध आए, तो उसको आप अलर्ट करो। क्योंकि अगर आपको पायोरिया हो गया है, तो दांतों से कैविटी सीधा अंदर उतरने के बाद आपके वाल को खत्म कर देता है। पायोरिया मतलब दांतों की कैविटी सीधे वाल को टच करती, क्योंकि सलाइवा अंदर उतरेगा। हम जो भी कैविटी या जो भी खाने या जो भी आपके मुंह में जर्म्स होंगे ना, वो सलाइवा के थ्रू नीचे उतरेगा। हर एक खाने में भी वो नीचे उतरेगा, और जैसे ही नीचे उतरेगा वो इंटरनल ऑर्गन में टच करता है। कैविटी अंदर ही रहेगी, खाना बाहर निकलेगा, कैविटी तो बाहर निकलेगी नहीं। हम जो खाना खाते हैं वो हमारी होजरी पचाएगी, मगर जो जर्म्स हमारे बॉडी के दांत में या कहीं भी सड़ा है और वो हमारी बॉडी में है, जैसे और कोई कैंसर की गांठ हो,
और उसके अंदर के जर्म्स वो अपने आप निकलते हैं क्या? आपका बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो पायोरिया अगर दाँत में हो जाए तो 100% कुछ ही साल में आपके वाल डैमेज हो ही जाते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो वाल के फंक्शन को आपके दाँत के कनेक्शन से जोड़ना है। क्योंकि ईएनटी में यही आता है, पूरा एरिया। आँख, नाक और कान, क्योंकि आप जो भी साँस लेंगे, आपका नाक, आपकी स्वर नली, गला, थ्रोट फिर टंग और सलाइवा ये सारा मिक्स होके ये आपकी खाना-पीना, स्वर नली और साँस नली, ये दोनों यहाँ से जुड़ी हुई है, जो नीचे लंग्स के अंदर उतरती है। तो हमारे लंग्स और हार्ट को बिगाड़ने वाली यही कैविटी है, यही कैविटी है। कुछ समय तक अगर आपकी सर्दी लंबी चली, तभी तो गाँठ बनेगी ना अंदर। टीबी की गाँठ बिना सर्दी तो बनेगी नहीं। टीबी का शुरुआती स्टेज क्या है? सर्दी, कॉमन कोल्ड, बस शुरुआती स्टेज। उसको ध्यान नहीं दिया गया तो फिर दमा हो सकता है, अस्थमा, क्योंकि लंग्स के अंदर कफ भर गया। सर्दी अगर आपके पैचेस बन के लंग्स को कवर कर रही है तो अस्थमा हो जाएगा। आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, दमे के मरीज को वही तो होता है, उसको मुंह से जोर जोर से सांस लेना पड़ता है, उसको पंप लेना पड़ता है, आर्टिफिशियल दवाई और ऑक्सीजन लेना पड़ता है। और अगर यही कैविटी दांत की कैविटी अगर अंदर उतर गई, ये तो सर्दी कफ की बात थी। अब दांत की कैविटी अंदर उतर रही है तो वो तो सीधे आपके लंग्स हार्ट के फंक्शन को ही ब्लॉक कर देगी। ठीक है? तो आपको और हमको यही बात को समझनी है कि अगर कुंडली में तीसरा और चौथा भाव बिगड़ा हुआ है तो आपको समझना है कि ये हार्ट और लंग्स का प्रॉब्लम इनको आ सकता है। नैसर्गिक की भी बात करें, नॉट ओनली थर्ड और फोर्थ हाउस, नॉट ओनली तीसरा और चौथा भाव। नैसर्गिक कर्क राशि भी बिगड़ी है तो वाल का फंक्शंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। नैसर्गिक मिथुन राशि बिगड़ी है तो लंग्स का फंक्शन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ये सारी चीज ये राशि बिगड़ने की वजह से होती है। ठीक है? और कर्क राशि के साथ साथ तो बाकी बहुत सारा दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क राशि, इसीलिए कर्क और सिंह राशि बहुत अगत्य की मानी गई है, क्योंकि कर्क और सिंह राशि में ही सारे हमारे एब्डोमिनल फंक्शंस बैठे हैं। सारे फंक्शंस ये 2 राशि कर रही है, हार्ट, लंग्स, फिर आपके खाने को ब्लड में कन्वर्ट करना। आप जो भी खाना खाते हो उसको पाचन और पचा के उसका जो भी ब्लड बनाना और ब्लड बना के सभी ऑर्गन को पहुंचाना। उसके बाद आती है किडनी फंक्शंस, वो भी आपके 5वें और 9वें स्थान में। पैनक्रियाज, उसके बाद गोल ब्लैडर, उसके बाद है स्टमक, लीवर, ये सारे पैनक्रियाज, ये सारे के सारे फंक्शंस 5वें स्थान में जाएंगे। मतलब चौथा और 5वें से इंपॉर्टेंट तो कोई और ऑर्गन है ही नहीं हमारे शरीर। यही कारण है कि कर्क राशि और सिंह राशि बहुत बलवान मानी जाती है, यही वजह। और दोनों के मालिकों को एक एक ही राशि दी गई। अब देखो कर्क राशि को भी चंद्र को एक ही राशि का मालिक बनाया, दो दो का नहीं। ऐसे ही सिंह राशि सूर्य को भी एक ही राशि का मालिक बनाया, सिर्फ सिंह राशि का, दो का उसको नहीं बनाया गया। क्योंकि ये ग्रहों को अपनी एक राशि को भी पूरा समय देने में भी हम ऐसा कह सकेंगे, अगर 2 राशि दे दी तो ये पूरा फंक्शन वो लोग दूसरी राशि को प्रेजेंट करने जाएंगे तो इसका फंक्शन और कौन करेगा? कौन कर सकता है? सोचो। अगर यहाँ मालिक गैर हाजिर रहा कुछ घंटों के लिए तो चल सकता है? चल सकता है? कर्क राशि और सिंह राशि का मालिक अगर गैर हाजिर रहा तो कुछ चल सकता है? नहीं चल सकता। ठीक है? और कर्क में भी 2 ऊंच नीच होते हैं।
कि एक कर्क राशि में मंगल नीच होता है और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, और ये राशि जल तत्व की, चंद्र की राशि चर राशि है। ये जल तत्व की चर राशि। अब हम ये मानेंगे कि यहाँ मंगल उच्च का क्यों हुआ, अरे यहाँ मंगल नीच का क्यों हुआ? जल तत्व की राशि और ऊपर से चर, चर पानी, चर अग्नि को चर पानी मिलेगा, क्या होगा? मंगल है चर अग्नि, कांस्टेंट अग्नि, और उसको चर पानी, कांस्टेंट पानी, बहती हुई नदी है कर्क। कर्क बहती हुई नदी है, फोर्सफुली पानी अगर जाए नदी का, धोध की तरह नदी का पानी गिरे तो अग्नि टिक सकता है? अग्नि टिक ही नहीं पाएगा। तो अग्नि तत्व के सारे ग्रह अगर कर्क राशि में गए तो हमें समझना है कि उनको कोई भी कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। इसलिए मंगल हो या सूर्य हो, दोनों में से कोई भी कर्क में बैठा है तो समझ लो कि आपके ये दोनों ग्रह कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें तो मंगल को तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि सूर्य तो नीच का होता ही नहीं इसमें। सूर्य इसमें नीच नहीं होता है, लेकिन मंगल इसमें नीच हो जाता है। इसीलिए सूर्य को तो तकलीफ कम आएगी, लेकिन मंगल को जरूर तकलीफ आएगी। ठीक है। हम्म। अब आओ हम आगे चले। गुरु यहाँ उच्च का होता है। गुरु यहाँ उच्च का क्यों होगा? क्योंकि ये कर्क राशि, कर्क राशि है, चर राशि है, जल तत्व की राशि है। दूसरा ये मन है, हमारा हृदय है, अंतःकरण, आपका चौथा भाव है, नैसर्गिक चौथा भाव। हृदयकरण है, अंतरकरण है, जो बिल्कुल विशुद्ध होता है। जब हमें वो किसी जीव ने, आत्मा ने अगर अपने सारे कर्म घटा दिए ना, तो बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा, एकदम शुद्ध। उसका मन, उसका हृदय, उसका दिल बिल्कुल कोमल हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, जैसे भगवान का कैसा होता है ना? परमात्मा का मन, अंतःकरण, उनके विचार, उनकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाती है। अगर परमात्मा की है ऐसी, तो चौथा स्थान बिल्कुल विशुद्ध है, क्योंकि वो चौथे स्थान की वजह से ही शुद्ध होता है। अगर आपका अंतर शुद्ध है तो आप पूरे के पूरे शुद्ध हो सकते हो। आपका मन शुद्ध है, आपके मन में बिल्कुल भी पाप नहीं है, आपका मन जरा भी मैला नहीं है, आपका मन सबके प्रति एक जैसा है। आपके लिए ना कोई अपना, ये मेरा है तो मैं उसका ज्यादा ध्यान रखूं, ये दूसरा है तो उसको मरने दूं, ऐसा आप नहीं सोचते हो। जब मन शुद्धि हो जाए ना, तो इंसान ये नहीं सोचता। यही कारण है कि चौथा स्थान और यहाँ पे गुरु उच्च होता है। ठीक है। मंगल को नीच होना ही होना है, क्योंकि ये चर अग्नि है। हाँ, सूर्य यहाँ नीच नहीं होगा। मंगल भी चर अग्नि है, सूर्य भी चर अग्नि, लेकिन सूर्य नीच इसलिए नहीं होगा, सूर्य नीच इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रानी की राशि है। चंद्र ग्रहों में राजा होता है, उसको सभी नक्षत्रपति उड़ुपति माना गया। आपको पता होगा, चंद्र का एक नाम है उड़ुपति। उड़ुपति का मतलब सभी नक्षत्रपति। अगर आप अपने शास्त्रों में फोकस करो ना, तो ग्रहों का राजा ही चंद्र है। सूर्य को इंद्र उतना नहीं माना है जितना बलवान चंद्र को माना है ये ग्रह और नक्षत्रों के लिए। 27, 28 नक्षत्र चंद्र की पत्नियां है। मतलब 28 नक्षत्र चंद्र का ससुराल हो गया, अपना अपना घर हो गया। अब चंद्र का ही अपना घर हो गया, 28 नक्षत्र, 12 राशि, तो सूर्य का इसमें क्या महत्व है? सूर्य मेहमान हुआ कि नहीं? हम ये मानते हैं कि खाली वृषभ राशि उच्च की है चंद्र के लिए, नहीं, चंद्र के लिए 12 की 12 राशि अपनी होती, क्योंकि 27, 28 नक्षत्र उसकी पत्नी है। बात समझ में आ रही है?
28 नक्षत्र, 28 के 28 अगर चंद्र की पत्नी है, चंद्र राजा है और ये सारी चंद्र की पत्नी है, तो भाजी फिर चंद्र के लिए स्वगृही राशि कहने के क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। हाँ, अब उच्च राशि कह सकते हो क्योंकि 28 में से उसको रोहिणी पत्नी ज्यादा प्रिय है। होता है ना, अब 28 पत्नी है तो कोई एक तो प्रिय होगी ही। जिसकी एक पत्नी है उसको तो उसके लिए वही एक ही प्रिय है, लेकिन जिनकी 28 है उनको तो हमें ये समझना है कि चंद्र को रोहिणी पत्नी ज्यादा प्रिय है, इसीलिए चंद्र वृषभ राशि में उच्च होता है। है ना? और इसी राशि में मंगल नीच होता है। नहीं, स्वगृही होता है। यहाँ नीच तो कोई है ही नहीं, वृषभ में हमने पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ नीच तो कोई होता ही नहीं है और मंगल स्वगृही बनेगा। बराबर? आगे चलो। हमारी सी राशि आएगी। चंद्र में कारक, कर्क राशि में 3 ग्रह कारक है। शुक्र कारक, मंगल कारक, बुध कारक, और चौथा सबसे महत्व का ग्रह कारक में आएगा चौथा, वो है चंद्र। शुक्र, मंगल, बुध और चंद्र, ये चारों कारक ग्रह चौथे स्थान को प्रेजेंट करते हैं, चतुर्थ स्थान को। और ये चतुर्थ स्थान इसी कारण से 4 कारक ग्रह, उसमें उच्च का ग्रह गुरु और मालिक चंद्र, मतलब चंद्र डबल हो गया, चंद्र डबल हो गया और यहाँ गुरु उच्च का हो गया। अब इतना सारा फैसिलिटी मिलने के बाद कर्क राशि वाले आप देखोगे कि सारे आपको सेलिब्रिटीज आपको कर्क वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा कर्क लग्न वाले मिलेंगे। अब देखो, आप सोचोगे ना तो जैसे मैं नाम लेती हूँ, बहुत सारों का नाम तो आप जान सकोगे उसकी वजह से। एक तो है हमारे कर्क लग्न वाले हेमा मालिनी, श्रीदेवी, उसके बाद मोरारजी देसाई साहब, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आज की ये सोनिया गांधी, मेनका गांधी, ये सारे के सारे कर्क लग्न। इतने सारे कर्क लग्न के अंदर ये थी ना जयललिता, वो भी कर्क लग्न। इतने सारे आपको कर्क लग्न वाले मिलेंगे कि आपको ये लगेगा, सरप्राइज लगेगा। भगवान राम कर्क लग्न, कि ये कर्क लग्न। हाँ चलो अच्छा है आप सेलिब्रिटी हो तो यही कारण है कि चंद्र को इस भाव का, एक ही भाव का अधिपत्य सौंपा गया है। चंद्र इसी भाव का अधिपत्य वाला और ऊपर से गुरु उसमें उच्च का, तो चंद्र गुरु का संबंध हो गया तो गजकेसरी योग तो अपने आप बन जाएगा। क्योंकि गोचर में कहीं ना कहीं ये भाव को गुरु अपने पूरे भ्रमण में एक एक बार यहाँ आके रुकेगा और 3 बार दृष्टि करेगा। 4 बार तो गुरु के अपने 12 साल में से 4 साल तो गुरु ये भाव को फल देने ही वाला है। हर एक थोड़े थोड़े साल के बाद गुरु का फल कर्क राशि को मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसीलिए कर्क राशि और सिंह राशि दोनों को, अब हम सिंह राशि पे आते हैं। कर्क का हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम सिंह राशि पे आएंगे। सिंह राशि का संबंध, यहाँ पे मालिक है सूर्य, उसके बाद कारक है यहाँ का सूर्य और गुरु दोनों। और ये एक ही राशि ऐसी है, यहाँ ना कोई दूसरी राशि आई, पहले मिथुन आई अब ये आई। यहाँ नहीं कोई उच्च का ग्रह है ना कोई नीच का ग्रह। मतलब ये राशि ऐसी राशि है कि किसी को भी किसी भी ग्रह की वहां पे हाजिरी हो जाए उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई नहीं। कर्क में तो मंगल जाएगा तो कर्क राशि ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन सी राशि ऐसी है कि जहां कोई भी ग्रह आए राशि को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए सी राशि को रॉयल राशि माना है, रॉयल राशि। सबसे बढ़िया, अगर 12 राशि में अगर कोई राशि का स्वभाव है
तो वो है सिंह राशि। क्योंकि ये राशि किसी भी दूसरे ग्रह को तकलीफ नहीं पहुंचाती। दूसरा, ये राशि स्थिर राशि है। तीसरी, ये राशि को सूर्य प्रबल, बलवान और अग्नि तत्व की राशि। अग्नि तत्व स्थिर अग्नि है। ये स्थिर अग्नि है। स्थिर अग्नि का मतलब कि ये लंबे समय लेने के बाद वो सोचता है। वो कुछ समय लेकर ही अपना डिसीजन लेगा। चर्च ऐसा नहीं कि अभी गुस्सा और अभी खत्म, ऐसा नहीं। ये सबसे बड़ा फायदा सिंह राशि वाले का। और स्थिर राशि, जबकि कर्क राशि चंचल है, चर है और जल तत्व है। तो जल तत्व की राशि है, इसलिए जहां भी चली जाएगी वो मिक्सिंग हो जाएगी। वो दिल से बहुत ही उदार, दिल से बहुत ही आकर्षक, और दिल से उसका दिल बिल्कुल मोम जैसा होगा। लेकिन सिंह राशि में कंप्लीट उल्टा होगा, है ना। यहाँ पे गुस्सा ज्यादा होगा। सिंह राशि वाले को गुस्सा ज्यादा मिलेगा। सिंह राशि वाले को हम ये कहेंगे कि उसको स्टबननेस ज्यादा होगी, लेकिन रॉयल भी होंगे। वो हर किसी को सिंह राशि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की शक्ति रखती है। ठीक है। अब सिंह राशि में है क्या, फंक्शनिंग क्या आएगा, तो आपके जो पेंक्रियाज और जो भी नीचे जठर, खाना खा पेट में जाने के बाद जो उसको पचाना होता है, एसिड अलग उसमें मिश्रित होता है। एसिड दो जगह पे मिलता है, एक तो जठर में मिलता है और एक अपने लीवर में मिक्सअप होता है, स्टमक में मिक्सअप होता है। दो जगह एसिड मिक्स होते हैं उसमें। तो ये दो जो एसिड का स्थान है, ये दोनों स्थान सिंह राशि में जाएगा, क्योंकि कर्क राशि में एसिड नहीं रहने वाला, है ना। समझ में आ रहा है ना। कर्क राशि ऐसा स्थान है कि यहाँ पे एसिड नहीं रहेगा, वो जल तत्व की राशि। तो एसिड एसिड कौन से स्थान में मिलेगा उसको खाने को, पांचवें स्थान वाले हिस्से में मिलेगा। और उसके बाद शुरू होगा उसका पचना, जिसमें से एसिड जाने के बाद खुराक चूरा होता है। आप चबा के आप उतारा, उसके बाद उसमें एसिड मिक्स हुआ, शर्करा मिक्स हुई, ये सारी चीज उसमें मिक्सिंग हुआ आपके स्टमक के अंदर। अब यहाँ यहाँ वो थोड़ा टुकड़े जो आपने चबाया था उसका थोड़ा भूखा हुआ है। अब यहाँ से वो जठर में जाएगा। जठर में जाने के बाद जिसको हम ये स्प्लीन बोलते हैं, बरोड़, जठर, उसमें जाएगा तो उसमें उसमें वहां दूसरा प्रकार का, दूसरे किस्म का एसिड मिक्सअप होगा। तो वो बिल्कुल जाली 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 जैसा एकदम पतला होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है। तो अब इंटेस्टाइन में नहीं गया, उससे पहले वो 5th हाउस में। अब यहाँ पे कारक भी है डबल सूर्य, मालिक भी सूर्य, कारक भी सूर्य, तो सूर्य डबल हो गया। और दूसरा कारक है गुरु, बराबर। या ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है। अब आओ उसके बाद कन्या राशि, 6 नंबर की राशि। अब 6 नंबर की राशि है आपके नाभि के नीचे का ये पोर्शन है। तो नाभि के नीचे जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड बिग, उसके अंदर ये खाना अब उतर चुका है। उतरने के बाद वो 40 फुट लंबा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी वॉल पे वो स्पीड से घूमता है खाना, नली में से पास होता है। तो ये वॉल, ये नली के ये वॉल पे, वहां से ये वॉल पे वो टकराता टकराता 40 फुट में गोल गोल घूमता 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 वो बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाए। आपका खाना बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाए। और यहाँ पे जो चीज नहीं पच पाई ना, वो सारी आपके इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो गई। जो जो नहीं पच पाया, वो नहीं पच पाया, वो धीरे 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 खाना घूमते घूमते अगर कोई टुकड़े या गट्ठे के रूप में है तो वो साइड में आपके जो इंटेस्टाइन की पाइप है उसमें साइड में बैठता जाता है, वो बैठता जाता है। तो कुछ साल के बाद, तुरंत तो नहीं, कुछ साल लगते हैं उसको, मतलब 5 साल 8 साल अगर वो खाना वहां पड़ा रहा तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ना सड़ना मतलब वहां पे इन्फेक्शन होता है, कीड़े होते हैं। कुछ साल पड़े रहने के बाद उसको कोलाइटिस बोला गया है। कोलाइटिस का भी कैंसर, कोलोन कैंसर होता है।
आप मेडिकली आपको ये समझना पड़ेगा, अपना जो अभी वो एक हीरो मर गया, क्या नाम था उसका, इम्तियाज खान था ना, इम्तियाज खान, वो ये कोलाइटिस कैंसर से ही मरा, कॉलन कैंसर से ही मरा। हाँ, इरफान खान, इरफान खान, इरफान खान इसी कोलाइटिस कैंसर की वजह से मरा है, क्योंकि एक तो खाना वहां पे रुकना और दारू ज्यादा पीना, ड्रिंक ज्यादा लेना, स्मोक ज्यादा करना, ये तीनों चीज इकट्ठी होके आपका कोई भी ये इंटेस्टाइन के अंदर कहीं पर भी थोड़ा बहुत खाना रुका होगा, उसको सड़ाने में, उसको बिगाड़ने में ये सारे नेगेटिव फैक्टर काम करने शुरू हो जाते, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। आपके इंटेस्टाइन में कहीं खाना पड़ा होगा वो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। पहले के जमाने में इसीलिए फाकड़ा लिया जाता था, फाकड़ा कुछ दिन के बाद, ये बहुत बढ़िया तरीका था। और आज के जमाने में बोलेंगे ये फाकड़ा खा लो पेट साफ आ जाएगा, उसको उस पे कोई भरोसा नहीं करेंगे, करेंगे क्या? डॉक्टर मना कर देता है, डॉक्टर डॉक्टर को मालूम पड़ेगा तो वो बोलेगा ये आपने क्या, डॉक्टर भी ये बोल देते हैं ये आपने क्या खा लिया है, वो भी उसको सजेस्ट नहीं करेगा। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे, जैसे हवा बाण हरडे में जो पाउडर रहता है ना, ऐसे ही पाउडर का फाकड़ा बना जाता है, बना दिया आता था, और वही आप फाक लेते थे, उसमें अजवाइन और वही सब होता था, ज्यादा हींग होती थी, अजवाइन होती थी। और आपको मालूम हो तो बच्चों को भी अगर पेट में दर्द हो ना, बड़ों को भी और छोटे बच्चों को भी पेट में अगर दर्द हो तो उसके डूटी के आसपास हींग को लसोट के लगा दिया जाता था, अगर आपको मालूम है, याद आ रहा है तो। अच्छा, दूसरी एक खास बात कि जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, एकदम छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, महीने 2 महीने के, 1 महीने 2 महीने के, उनको बाल साथी दी जाती थी, अगर आपको पता हो तो। बाल साथी काले रंग की इतनी आती थी, उसकी गोली बना के पेंडे में और मिठाई में या ऐसे ही उसको चटा दिया जाता था। जिस क्यों पता है? क्योंकि बच्चे 1 साल तक बच्चे सिर्फ दूध के ऊपर होते हैं, और दूध भारी पड़ता है। अगर आप दिन में पूरा सुबह से शाम तक 4 ग्लास दूध पी जाओगे ना, दूसरे दिन आपको आपका पेट बिगड़ जाएगा, झाड़ा हो जाएगा। तो जब ऐसे छोटा बच्चा जो 1 साल तक कुछ खा नहीं सकता, कुछ ज्यादा हैवी खाना ले नहीं सकता, वो दूध के ऊपर निर्भर होता है, तो उसको वही वावड़िंग, वाफूंगा, फिर जायफल और हरड़े और ये बाल साथी, ये पांचों चीज उसको घसारा बना के दी जाती है। आज का साइंस तो बच्चों को ये देने के लिए भी मना कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों को, आज के मेडिकल साइंस को ये नहीं पता कि इसका कोलाइटिस, उसके कॉलोन, उसके इंटेस्टाइन में कॉलोन के भाग में ये दूध और ये सब अगर गट्ठे की तरह जमा हो गया ना, तो ये बच्चे को आगे चल के 4-5 साल के बाद बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। उसको कहाँ से क्लीन करना आएगा इंटेस्टाइन अपना? और एक नेचुरल एक्सरसाइज आप ध्यान दो, एक बिल्कुल नेचुरल एक्सरसाइज बच्चों की, जैसे ही बच्चा 1 महीना, अब 1 महीने का हो जाएगा ना, तो ये पूरा दूध लेते लेते, दूध लेते लेते वो सबसे ज्यादा अपने हाथ पर हिलाना शुरू करता है, और साइकिल स्पीड की तरह पैर की वो साइकिल चलाता है, अगर आपने नोट की हो। वो इसीलिए कि उसके इंटेस्टाइन में थोड़ा सा भी दूध जाम हुआ है ना, तो उसको अनकंफर्ट, वो उठ के तो बैठ नहीं पाएगा, 15 दिन का बच्चा बैठ तो नहीं पाएगा, 1 महीने का, लेकिन वो इतनी स्पीड में उसके पैर को लात मारेगा, किक मारेगा, और पैर हिलाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों पैर वो हिलाएगा। पैर हिलाने के कारण अब उसके इंटेस्टाइन में जितना भी दूध और जो भी इकट्ठा हो रहा है, वो सारा वो पचा लेता है। ये नेचुरल एक्सरसाइज, ये नेचुरल एक्सरसाइज। तो हमें यही समझना है, हमें ये सबसे, कि जब आप 1 हफ्ते के बच्चे को बाल साथी देते थे, हवा बाण हरडे का जो घिस के देते थे, जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां होती है हरडे और वो सब, और उसको आप घिस घिस के वो बच्चे को पिलाते थे, 1 साल के बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को, एक 15 दिन के बच्चे को आप हरडे सब पिलाते थे, तो वो इतने मासूम से बच्चे को अगर वो हरडे
फिर वो बाल साथी सब पच जाती है, तो हम इतने बड़े हो और हम फाकड़ा खाए तो क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं नुकसान होने वाला। डॉक्टर को बोलने दो आपको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद, नहीं तो रोज खाने के बाद अजवाइन सेक के रखो। सौंफ और अजवाइन सेक के रखो और उसको खाओ ही खाओ, खाओ ही खाओ। क्यों? ये सौंफ और अजवाइन हमें हमारी जो पेट में जो भी चीज़ हमारी खाई है, उसमें ना गैस होने देगा अजवाइन, और ना ही कोई चीज़ को आपकी बॉडी में अब गैस होगा नहीं तो वो जमा भी नहीं होगा। और खाने में हींग तो हम डालते ही थे, आज के ज़माने में नहीं हो बाकी पहले तो हींग तो डाला ही जाता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है जो हमें हमारे पेट को बचाने के लिए सिर्फ़ हमारे इंटेस्टाइन में कॉलोन ना हो जाए, उसका कैंसर ना हो जाए, खाना इकट्ठा न पड़ा ना रहे, उसमें सड़ा ना हो जाए, उसके लिए कुछ-कुछ महीने बाद आप या हरड़े लो या मेथी फाक जाओ ना, 1 चम्मच भर के मेथी खा लो ना, बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मेथी दाना चम्मच भर के मुँह में डालो और ऊपर पानी पी लो। आप रोज़ कर सकते हो ये। रोज़ डॉक्टर साहब इतना याद रखना 1 चम्मच भरो मेथी का और मुँह में डालो और ऊपर से 1 ग्लास पानी पी जाओ रोज़। कच्चा ही दाना, कुछ आपको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, चबा के खाने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ गैस ही नहीं बनने देगी। अगर खाना कुछ 1 दिन भी पड़ा रहेगा तो वो गैस होगा। जो भी गैस होगा वो गैस को भी निकाल देगा और पड़े हुए खाने को भी निकाल देगा। ठीक है? तो ये हुआ आपका छठा भाव। अब यहाँ पे मालिक कौन? छठे भाव में नैसर्गिक मालिक है बुध। छठा एक ऐसा भाव है जो हमारे लिए रोग स्थान है, नैसर्गिक रोग का स्थान है। नैसर्गिक छठे भाव से तो सभी प्रकार के रोग हम देखते हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है या नहीं, या हमारी इम्यूनिटी ही लो है, वो सारा हमारा छठा भाव बताता है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर ये छठा भाव बताएगा, तो यहाँ शुक्र से उसका ताल्लुक होना ही चाहिए। अगर इम्यूनिटी छठा भाव बताएगा तो इम्यूनिटी ही हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ ही हमारा वीर्य है, और वीर्य के ऊपर शुक्र का अमल है। जो वीर्य हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, उसी के ऊपर तो शुक्राणुओं की भरमार पड़ी हुई है। उसी की वजह से ही तो फर्टिलिटी बनती है। उसी की वजह से तो प्रजनन होता है, और एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बर्थ तक दे सकती। तो 6th हाउस से सूर्य का शुक्र का संबंध आना ही चाहिए। इम्यूनिटी का लो होना अगर 6th हाउस बताएगा, तो इसी भाव में शुक्र की हाजिरी से शुक्र नीच का होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपके छठे भाव में शुक्र आ गया, तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी ही होगी। कैसे होगी? साइंटिफिकली सोचो। छठा भाव रोग का स्थान है। छठे भाव का मतलब ही रोग का बढ़ना, और छठे में शुक्र का आना, शुक्र का मतलब है भरपूर इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी ही रोग स्थान में चली गई, अगर हमारी स्ट्रेंथ, हमारा वीर्य और हमारी इम्यूनिटी ही रोग स्थान में चली गई, तो इम्यूनिटी को रोग लगेगा या नहीं लगेगा? खत्म हो जाएगी हमारी इम्यूनिटी। इसीलिए छठे स्थान में शुक्र के जाने से इम्यूनिटी लो होती ही होती है। ठीक है? तो यहाँ शुक्र नीच का होगा। शुक्र को यहाँ भरपूर में बंद हो जाएगा, तो जब बंद हो जाए तो अपन से जाएंगे, बराबर? हाँ, सेकंड राउंड अगर बंद हो गया, नहीं तो 11 बजे मैं बंद करूंगी। अब हमें ये समझना है कि ये 6th हाउस में मालिक है बुध, और शुक्र यहाँ हो रहा है नीच का, और यहाँ 2 कारक है। ये भाव खाली मैं खत्म कर लू। यहाँ पे 2 कारक है, एक कारक है हमारा शनि और दूसरा कारक है मंगल। छठे हाउस में 2 कारक है, एक कारक है शनि
दूसरा कारक है मंगल। यहाँ पे ये 2 ग्रह को क्यों स्थान दिया गया? क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए मंगल की हाजिरी बहुत जरूरी। मंगल हमारे सभी प्लेटलेट यानी कि हमारे बोन मैरो, हमारे हड्डियों के अंदर के मावा जो रेसा है उसको मंगल कहा गया है, और वही रेसा हमारे हड्डियों को शुद्ध करने में, हमारी ब्लड को शुद्ध करने में काम आता है। आप एक बात का ध्यान रखना, जिनका भी ये बोन मेरो का प्रॉब्लम हुआ, जिनके भी ये बोन मेरो, जिसको आप मज्जा तंतु कहेंगे गुजराती में, हिंदी में मज्जा तंतु, जिनके भी अगर मंगल का या मज्जा तंतु का प्रॉब्लम हुआ, उसको ब्लड कैंसर होता है। उसको ब्लड कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि हड्डी के अंदर जो ये रेसा है, तंतु है, जिसको मज्जा तंतु कहा गया है, वो 365 हमारी हड्डियां, और सभी के अंदर ये मज्जा तंतु, ये हमारे हड्डियों को सूखने नहीं देता। ये मज्जा तंतु पतले पतले तंतु है जो खून से भरे हुए हैं, जो ब्लड से भरे हुए हैं। अगर ये सूख गए तो आपको ब्लड कैंसर होगा। मतलब अब आपका शरीर खून बनाना बंद कर दे। तो हमें इसीलिए ये छठे भाव के कारक के रूप में मंगल को लिया गया है, क्योंकि मज्जा तंतु ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। बराबर। और दूसरा, यहाँ पे मालिक है छठा भाव का बुध। बुध मालिक है। अपन सोचेंगे बुध का यहाँ क्या काम, बुध यहाँ क्या कर सकता है? हम सोचेंगे ना ये कि बुध की यहाँ क्यों आवश्यकता है? बुध तो वैसे भी नपुंसक है, बुध वायु तत्व का ग्रह है, वो यहाँ बैठ के क्या करेगा? तो आपको ये समझना है उसके लिए कि बुध की हाजिरी यहाँ इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा खून, जो इम्प्योर खाना खाने के बाद जो इम्प्योरिटी वाला वो होता है, वो पूरा किडनी के अंदर जाके, किडनी के अंदर जाकर प्यूरिफाई होता है। किडनी हमारे खून को प्योर प्योर बनाती। किडनी हमारे खून में से जो भी कचरा है, जो भी अशुद्धि है, उसको बाहर निकाल, और पूरी ये दोनों किडनी के ऊपर बुध का ही अमल है। इसीलिए छठे भाव में बुध की राशि, और ये पूरा प्योर प्योर करने का ब्लड, ब्लड का ही संबंध आएगा। ब्लड को प्योर बुध बनाएगा, और ब्लड को, ब्लड की इम्यूनिटी को, अंदर के रेसे को स्ट्रांग अगर इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो वो मंगल करेगा आपके बोन मेरो। मतलब आपके बोन मेरो और किडनी, ये दो चीज को अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपका या कैंसर हो सकता है या दो किडनी फेल हो सकती है। अगर किडनी भी फेल हो रही है तो आपका ब्लड प्योर नहीं हो रहा है। किडनी फेल हो रही है तो आपको डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। वो डायलिसिस का मशीन आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और अगर मज्जा तंतु को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप तो जिंदा ही नहीं रहोगे। किडनी के प्रॉब्लम में तो फिर भी जिंदा रहोगे क्योंकि आपके मज्जा तंतु को कोई तकलीफ नहीं हुई, आपकी इम्यूनिटी अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन इम्यूनिटी को कुछ हुआ तो किडनी भी अगर अच्छी है तो कोई काम की नहीं। यही कारण है सिक्स्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, पांचवा, छठा, तीनों हाउस इतने महत्व के हैं कि ये तीन हाउस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका पूरा फंक्शनिंग, पचने का, खाने का, ग्राइंडिंग का, आपकी इम्यूनिटी का, आपकी स्ट्रॉन्ग बूस्टर का, ये सारी चीज में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ, इसीलिए यहाँ पे शुक्र आ गया। ये छठे नंबर की राशि में अगर शुक्र आ गया तो वो नीच हो जाता है। मतलब अब आपकी इम्यूनिटी गई, अब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। हरिओम। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे।